हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल यार रोजगार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर इस वीडियो को क्लिक किया होगा कि कैसे 15 दिन में मैंने अपना यूपी कांस्टेबल का पेपर निकाला। एकदम 101% सही बात है दोस्तों। मैंने सिर्फ मात्र 15 दिन की पढ़ाई में यूपी कांस्टेबल का पेपर निकाल दिया था। बट उसको पढ़ाई के लिए मेरी एक अलग स्ट्रेटजी थी। मैंने क्या प्लान फॉलो किए थे, किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, वो एक अलग हिस्सा है। अगर आप उसको सुनेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी कम समय में उस पेपर को निकाल सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप किसी भी पेपर को 15 दिन में निकाल सकते हैं। लाइक जैसे कि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आपने 15 दिन में वो यूपी कांस्टेबल का पेपर निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते तो आप 15 दिन में उस पेपर को कैसे भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन थी, मैं क्या पढ़ाई कर रहा था, किस पढ़ाई के फेज में था, मैं टोटल उससे सारी बात करूंगा। मैंने इसमें सब कुछ नोट डाउन कर लिया। मैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट को मैंने फॉलो किया था और कौन कौन सी को आपको फॉलो करना चाहिए था। कुछ मैंने गलतियां भी की थी, मैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। तो टोटली एकदम डिस्क्रिप्टिव बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे मैंने 15 दिन में इस पेपर को निकाला। तो 15 दिन में पेपर निकालने के लिए मैंने कुछ 3-4 चीजों को फॉलो किया था। उसमें सबसे एक मेन चीज थी, वो था एनालिसिस। आपने एनालिसिस कितना बेहतरीन किया। अगर आप एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप एक पेपर को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब 100% श्योर कर सकते हैं अपना सिलेक्शन, क्योंकि आजकल एनालिसिस का बहुत ज्यादा महत्व हो गया हर चीज में। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर को आपने एनालिसिस किया। इसमें भी बात एनालिसिस वाली आती है। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, उसको कितना एनालिसिस किया और उससे कितना सीखा आपने। तीसरी स्मार्ट स्टडी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और आपको ये पढ़ना है कि कितना आपके काम का है। अब जैसे कि मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जैसे आपके पास मान के चलो कम समय बचा हुआ है, आपने रीजनिंग का एक बुक ली, रीजनिंग की बुक ली और यार रीजनिंग का किसी का कोर्स खरीद लिया और आपने पढ़ना स्टार्ट किया। आपने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि कौन कौन से चैप्टर इस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। रीजनिंग में मान के चलो 24 चैप्टर हैं, आपने 24 चैप्टर के गो थ्रू हो गया, आपने 24 चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया। एक साइड से पढ़े जा रहे हैं। आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कम सवाल आ रहे हैं, बट आप पढ़ते चले जा रहे हैं। इससे क्या होता है, ये कोई स्मार्ट स्टडी में नहीं आता। इससे क्या होता है, आपने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया, लेकिन आपने इनपुट ज्यादा दिया बट आउटपुट आपको उसका कम मिला। तो उस जो टाइम को आपने खराब किया, उस टाइम को आप अगर कहीं और यूटिलाइज करते, किसी और सब्जेक्ट में यूटिलाइज करते जो आपका पोर्शन वीक है, तो वहां से आपको अच्छा आउटपुट मिल सकता था, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। ये होती है स्मार्ट स्टडी। आपको स्मार्ट स्टडी बहुत मस्त है। आज के टाइम पे स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था, कैसे कैसे आया था, मैंने क्या किया था, अब मैं आपको बताता हूं मैंने किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट की थी। देखिए, जब मैंने इस यूपी कांस्टेबल के पेपर की तैयारी की थी, 10-15 दिन पहले से तैयारी चालू की थी, बहुत दिन पहले से तैयारी नहीं चालू की थी। उसमें मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले तो क्या करा, मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर मैंने उठाया और एक प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 3 या 4 प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं, क्योंकि एक से तो कुछ आइडिया नहीं लगता है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर डाउनलोड किए, मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किए थे, एक दोस्त से मांग लिए थे, उसने मेरे पास भेज दिए थे। तो मैंने उसमें से एनालिसिस करके ये देखा कि मैथ्स में किस किस तरह के कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं और किस से सबसे कम सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग में किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे थे जिससे सवाल आ ही नहीं रहे थे, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, उन्हें टाइम बेकार करना था। मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी हिंदी और रीजनिंग की। मैं ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। बहुत कम समय में अच्छे से उसका मुझे रिवीजन करना था। मेनली मतलब मुझे रिवीजन करना था, तो मैंने रिवीजन करके उस पर कमांड अपनी कर ली थी। बट मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी हिंदी की और जीएस की, ठीक है। तो मैं हिंदी और जीएस पे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स पे। मैथ्स पर आपको क्या क्या करना है, कितने समय में। देखिए, मेरे पास ये बुक्स भी है, मैंने यहाँ पर बुक्स रख रखी है। ये कौन कौन सी बुक्स को मैंने फॉलो किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मैथ की, फिर करूंगा रीजनिंग की, फिर बात करूंगा हिंदी की, उसके बाद बात करूंगा जीएस की, ठीक है। तो बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने प्रीवियस ईयर जब लगाया तो मैंने उसमें देखा कि सबसे ज्यादा कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो मुझे नहीं आते। मतलब कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने पढ़े नहीं है या जिनकी जानकारी मुझे नहीं है बट वो एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन सवाल को करना मेरी सबसे प्रायोरिटी थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगा वो लगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम इज द मस्ट। मतलब नंबर सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नंबर सिस्टम से क्या है कि हर चैप्टर को रिलेट करता है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छा कर रखा है तो मैथ्स के आगे आने वाले कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो उस नंबर सिस्टम की हेल्प से ही होते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन पर आपको अपना ध्यान देना है। कैलकुलेशन में आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी आपको क्या क्या करनी चाहिए, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे पहले आपको फोकस करना है कैलकुलेशन पे, उसके बाद आपको फोकस करना है कि कौन कौन से चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने जो पढ़ना चालू किया था वो किया था नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर मेरा काफी वीक चैप्टर है। मैं आज भी मेरी उस पर इतनी बेहतरीन कमांड नहीं है, बट हाँ क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आ रहा था इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ना चालू किया।
नंबर सिस्टम में भी कुछ टॉपिक थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे, वो मैंने सबसे ज्यादा किया। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो मैंने किया नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा किया। उसके बाद ये मैंने टॉपिक्स में लिख रखे हैं, उसको मैं पढ़ पढ़ के आपको बताता हूँ। नंबर सिस्टम किया मैंने मैथ में, उसके बाद परसेंटेज किया प्रति सप्ताह। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, यानी कि कार्य एवं समय। आप चाहे तो एक पेंसिल और पेन निकाल लें, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, जो सबसे मेन चैप्टर है। मतलब इनको अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं तक आपका काम हो सकता है। ठीक है, लाभ एवं हानि, कार्य तथा समय, चाल, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने ऐसा ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर होता है, उसमें मैंने एसआई को हटा दिया था। एसआई पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, बहुत छोटे छोटे जो सीधे फॉर्मूला सवाल हो रहे थे मैंने वो देख लिया था। बट हाँ, मैंने सीआई को अच्छे से कर लिया था। तो इतने चैप्टर जो थे, लगभग 8-9 चैप्टर हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इन पर अगर आप अच्छी कमांड अपनी बना के जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अगर 35-40 सवाल आ रहे होंगे तो उनमें से लगभग 80% सवाल कर सकते हैं। अब इसमें पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, मेन चीज होती है जैसे आपने पढ़ना किस तरह से। आपको जैसे मान के चलो आपने किसी टीचर की वीडियो देखी, किसी भी टीचर की वीडियो देखी, या मान के चलो मैंने जो क्या किया था, मैंने जो राकेश सर के क्लास नोट्स थे उनकी हेल्प की थी। राकेश सर के क्लास नोट्स से मैं पढ़ता था, तो मैंने जैसे मान के चलो मैंने एक चैप्टर किया, आज पहला चैप्टर किया प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने उस चैप्टर को किया। उसके बाद मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर पेपर में जाता था, उसमें देखता था कि प्रीवियस ईयर चैप्टर से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, उसमें मैंने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के कौन कौन से सवाल हैं। मैंने सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल किए, लगभग पिछले 10 या 12 प्रीवियस ईयर पेपर्स में से। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है और आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है, उसमें से भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल करने हैं। आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है उससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने चैप्टर पढ़ा लेकिन उससे सवाल हो ही नहीं रहे, तो ऐसे चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अपने जैसे कोई सवाल, एक नया तरह सवाल मिला आपको प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें से, और जो आपसे मतलब नहीं हो रहा है, तो आपको उसको देखना है कि सवाल मैंने जो पढ़ा उसमें क्यों नहीं था। अगर नहीं था तो उसको आपको देखना है, सॉल्यूशन करके एक अलग जगह नोट डाउन कर लेना है कि एक अच्छा सवाल है, उसको लिख लें आप अपने जगह। ठीक है, तो इस तरह से आपको मतलब प्रीवियस ईयर की हेल्प से हर चैप्टर पढ़ना है। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जाएंगे आप, इसी तरह से आप परसेंटेज के साथ जाएंगे, इस तरह से आप टाइम एंड वर्क के साथ जाएंगे, हर चैप्टर के साथ आप इस तरह से जाएंगे। मान के चलो आपने किसी एक टीचर की वीडियो देखी, अभिनय सर की वीडियो देखी, राकेश सर की वीडियो देखी, गगन सर की, किसी की भी वीडियो आपने देखी, वाईफाई स्टडी, आप XYZ किसी भी चैनल की वीडियो देखते हैं, तो जैसे आपने उनका टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर देखा, उसके बाद आपने एक बुक उठाई, प्रीवियस ईयर उठाई या आपने प्रैक्टिस सेट उठाया, उसमें टाइम एंड वर्क के सारे सवाल करके देखें कि मैंने जो पढ़ा है उससे वो सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपसे हो रहे हैं तो यानी कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद उस चैप्टर का आपको रिवीजन भी करते रहना। लगातार आप रिवीजन के साथ रहेंगे तो ही आपके दिमाग में वो रुका हुआ रहेगा। अगर आप रिवीजन के साथ नहीं रहते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं रुकेगी, गारंटी की बात है। तो रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, रिवीजन में आपको बने रहना। ठीक है, तो मैथ में मैंने आपको चैप्टर बता दिए कौन कौन से चैप्टर थे, और मैंने जो बुक फॉलो की थी वो मात्र सिर्फ राकेश सर की मतलब क्लास नोट्स थे, उस टाइम वही आते थे, मैंने उनको पढ़ा, उससे मेरा काम हो गया था। उसके अलावा प्रीवियस ईयर थे, मैंने वो किया, उससे सब कुछ हो गया था। रीजनिंग में मैंने कुछ किया ही नहीं। रीजनिंग में मात्र बस जो पेपर थे, पेपर में से उठा के मैंने रीजनिंग का निकालता रहा, मतलब एक तरह से रिवीजन करता रहा, प्रैक्टिस सेट से करता रहा। उसमें रीजनिंग बहुत अच्छी खासी हो गई थी, रीजनिंग में मुझे कोई दिक्कत थी नहीं ऑलरेडी। और बस रीजनिंग में जो 2 टॉपिक मुझे पढ़ने थे वो मैंने पढ़े, कैलेंडर और क्लॉक, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े थे अच्छे से। उन चैप्टर को मैंने पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी सवाल आ रहे थे मैंने उनको भी कर लिया था। 2 टॉपिक यहाँ पे आपके मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आप मतलब किस तरह से पढ़ना है। रीजनिंग में कोई आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर यूपी कांस्टेबल का आपको पेपर निकालना है तो किन्हीं 3 सब्जेक्ट पर आपको अपनी कमांड बनानी होगी। चाहे आप एक सब्जेक्ट को हल्का मतलब थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, जैसे आपको मान के चलो जीएस पोर्शन वीक है, मैं अपनी बताता हूँ, मेरा जीएस पोर्शन थोड़ा सा वीक है, तो जीएस को मैं हल्का सा साइड करके चलता हूँ। जीएस को मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ता, बट मतलब आपको जो अदर 3 सब्जेक्ट होते हैं उन पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, मैंने इन पर बहुत मेहनत की थी। जीएस को मैंने हल्का सा अवॉइड करके चला था, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस नहीं आएगी तो मतलब मैं और जगह से अपने नंबर को मतलब कंट्रोल कर लूंगा और संभाल ले जाऊंगा। तो इस तरह से आपको 3 सब्जेक्ट में फिर बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, चाहे एक सब्जेक्ट को आप हल्का सा पढ़ सके। तो मेरी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट पे मैंने बहुत अच्छी कमांड की थी। जीएस को हल्का सा मैंने अवॉइड किया था, पढ़ा था, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। मैंने क्या क्या पढ़ा था मैं उस पर बात करूंगा। कम, उसमें भी मैंने बहुत कम पढ़ा, स्मार्ट स्टडी की, उसमें काम हो गया था। 2 टॉपिक हो गए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई। अब आपका आया हिंदी। हिंदी में आपको कैसे करना है, देखो हिंदी में मैंने टोटल हिंदी नहीं पढ़ी कि मैं बैठ गया हिंदी ली और मैं हिंदी आपको हिंदी की भी मैं दिखाऊंगा बुक लिस्ट कौन कौन सी मैंने फॉलो की थी। देखो रीजनिंग के लिए मैंने ये अरिहंत की एक बुक है,
शायद फ्रंट कैमरा चला है तो इसमें उल्टी दिख रही होगी। अरिहंत की बुक है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण वाली, इसको मैंने फॉलो कर लिया था। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ चैप्टर मैंने किए थे, जैसे मैंने आपको बताया कैलेंडर क्लॉक वाले ये चैप्टर किए थे, बाद बाकी मैंने प्रीवियस ईयर से किया था। ठीक है, अब मैं आता हूँ हिंदी पे। हिंदी पे मैंने टोटल नहीं पढ़ा था कि मैं बैठ गया हिंदी, और हिंदी को पढ़ने का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीका है। वैसे तो मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, मतलब कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। बट मैं आपको बताता हूँ हिंदी में मैंने जो बुक फॉलो की थी वो तो एक तो लूसेंट की ये की थी सामान्य हिंदी वाली, और एक आनंद की, मैंने 2 फॉलो की थी। एक बुक मैं और लेके आया था, मैं आपको दिखाऊं, ये रखी हुई है नालंदा की, ये भी मेरे पास है। बट स्टार्टिंग में आप इसको मत पढ़ना। अगर आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ेंगे नालंदा वाली को तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और आपको कंफ्यूज कर देगी हल्का सा। तो अगर आपने किसी टीचर की अगर आपने क्लास ले रखी है तो आप वहां से पढ़िए। अगर आपने टीचर की क्लास नहीं ले रखी है तब भी आप हिंदी अपने आप से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, वो किस तरह से पढ़नी है मैं उस पर आता हूँ। चलिए, हिंदी में आप मजाक मानेंगे, हिंदी में मैंने क्या छोड़ा था, मैंने हिंदी में साहित्य नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। हिंदी साहित्य में मैंने पढ़ाई नहीं, क्योंकि बहुत टाइम उतना था नहीं। मैंने बताया जैसे कि मैंने अपने 10-15 दिन में तैयारी की थी। साहित्य को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मैंने गिनी चुनी बहुत ज्यादा जो किताबें बहुत हाईलाइट होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट्स बुक होती है, बस उनके बारे में पढ़ा कि इनके राइटर कौन है और ये किसने लिखी, कौन सा साहित्य गद्य पद्य किसने लिखा, मैंने ये पढ़ा था हाईलाइट। और मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे मिल गया था। महादेवी वर्मा का मेरे में आया था लिखा के, तो वो मुझे मिल गई थी, वहां से मेरा काम हो गया, वो मेरा क्वेश्चन हो गया था। साहित्य ना पढ़ने के बावजूद भी मेरा तो काम हो गया था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, साहित्य हटाने के बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था हिंदी में जो मैंने ना पढ़ा हो। मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा। अब ये बुक है, इसमें जितने भी चैप्टर हैं, मतलब तत्सम तद्भव, मतलब शब्द विचार वाले, वर्ड विचार वाले, वाक्य विचार, मतलब जितना भी था, मतलब रस छंद अलंकार, इस पे तो मैंने बहुत अच्छी कमांड कर ली थी। कहीं से भी कुछ भी आ जाता तो मुझे कोई दिक्कत ऐसी आने वाली नहीं थी। तो हिंदी में पढ़ने का तरीका क्या था, मतलब मेन उस बात पे आता हूँ। जैसे हिंदी में मैंने क्या किया, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे कि मैं इसमें से कोई एक चैप्टर खोल लेता हूँ। लाइक मैंने पढ़ा रस, मैंने रस का चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने रस पढ़ा उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, पहले तो पूरा चैप्टर बहुत डीप में गया। उसके बाद मैंने ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब थी, इसको लेता था। इसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक चैप्टर से 200, 100, 250 क्वेश्चन ऐसे तक भी थे। तो मैंने रस का एक चैप्टर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे चैप्टर्स के, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सारे लगा लिए। पहले एक बार लगाए और दोबारा फिर से उसी को लगाया, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था उस पर मैं एक टिक लगा लेता हूँ या 2 टिक लगा लेता हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन मुझे मतलब नहीं आया था। तो पहले तो मैंने इस तरह से एक चैप्टर निकाल लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ा जो मुझे नहीं आ रहे थे, जिन पर मैंने टिक लगा लिया था। इस तरह से मुझे पता लग गया कि रस मैंने पढ़ा, रस वाला चैप्टर, और उसके मैंने कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है वो निकल लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको, जो प्रैक्टिस वाली किताब थी, इसको साइड में रख देता था। फिर लगभग आज मैंने इस रस के चैप्टर को पढ़ा था, कल मैं फिर से इसको पढ़ूंगा। कल से मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस बुक, किसी भी बुक की हेल्प नहीं लूंगा, मैं सीधा एक कॉपी लेता था, मैं उस पर लिखता चला जाता था कि रस में मुझे क्या क्या याद था और क्या क्या मैं भूल गया। अब जो चीजें मुझे याद थी मैंने सारा कुछ उतार दिया, पूरा मैं लिख लेता था। उसके बाद जो चीजें मैं भूलता था उसको एक अच्छे से साफ से कागज पे नोट डाउन कर लेता था कि इन चीजों को मैं भूल रहा हूं। तो उन चीजों को मैं हमेशा रिवाइज करता रहता था, या तो शाम को रिवाइज करता था या सुबह को रिवाइज करता था, बट उन चीजों को मैं हमेशा रिवाइज करता रहता था। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर पढ़ता था। मैंने जिस चैप्टर को लिया पहले उसको पढ़ा, उसकी पहले मैंने प्रैक्टिस की, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको मैंने टिक किया, उनको रिवाइज किया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन क्या किया, एक पेज पे जो मैंने कल पढ़ा था उसको लिखा। अब मैंने देखा मैं इसमें से ये चीजें भूल गया, जो चीजें मैं भूला उन्हीं चीजों को मैं एक अलग से साफ सुथरे पेज पर रखता था। उसकी मैंने एक फाइल बना रखी थी, उसमें सारे मैं रखता जाता था। हाँ, तो इस तरह से मैं एक चीज और करता था, मैं सबसे हर चीज की शॉर्ट नोट्स जरूर बनाता हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब इतना होता है कि जैसे कि मान के चलो पूरी हिंदी की किताब मैं 5 या 6 पेजों में उतार लेता हूँ अपने अनुसार, जैसे आपको सूटेबल है। जैसे कि आपको मान के चलो 2 दिन बाद पेपर है, तो आपको करना क्या है कि पूरी हिंदी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आपको 2-3 पेज लिए, आपने 2-3 पेज पूरे पढ़े, और जिस तरह से आपको पूरी हिंदी रिमाइंड हो गई, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है। ये हिंदी पढ़ने का तरीका था। आई थिंक अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये जरूर आपके काम आएगा। अगर आपके काम नहीं आता तो आप मुझसे बात करना। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप इस तरह से हिंदी पढ़ें तो आपके काम ना आए। अदरवाइज आप इसको ज्यादा नहीं तो मात्र 15 या 20 दिन पढ़ के देख लेना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आता हूँ जीएस वाले पोर्शन पे। जीएस वाले पोर्शन पे ये काफी इंटरेस्टिंग और मतलब एक तरह से मुझे तो हंसी सी आती है कि मैंने इतना कम पढ़ के भी मतलब काम कर ही दिया था। जीएस शुरुआत से मुझे कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगा। मुझे मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। इंग्लिश भी मुझे बहुत पसंद है, बट जीएस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जीएस में क्या करता हूँ, मैं बहुत गिने चुने टॉपिक्स उठाता हूँ। उन टॉपिक्स में जैसे कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, मैं पॉलिटी सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ। पॉलिटी मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ता हूँ। हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आप नोट कर लेना, पॉलिटी, हिस्ट्री
और साइंस, और उसके अलावा मैं स्टैटिक जीके पढ़ता हूँ। स्टैटिक जीके में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मान के चलो मतलब किसी तरह से नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा कहाँ पे है, सभी जो सबसे ज्यादा जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है कि राज्यों से किस राज्य की सीमा टच करती है, और कौन सी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी सबसे छोटी नदी है, कौन सा सबसे बड़ा बांध है, कौन सा सबसे छोटा बांध है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये स्टैटिक जीके में आता है। मतलब वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं पढ़ लेता था, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा यूपी की जो जीएस होती है, यूपी में सारे क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा आते हैं। यूपी की जीके पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा यूपी की जीके में अपने 10-15 दिन खराब कर दूं, नहीं, मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी थी, वहां से 1-2 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी करंट जो पढ़ी थी, करंट से मुझे इंडेक्स वगैरह मिल गई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह का 1-2 सवाल आया था, वो 2-3 सवाल मुझे वहां से मिले थे, वो मुझे बहुत ज्यादा फायदा किया, वहां से मेरा काम हो गया। इस तरह से हिंदी में वो जीएस में मात्र मैंने साइंस को पढ़ा, पॉलिटी को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा, करंट पढ़ी और स्टैटिक जीके पढ़ी। स्टैटिक जीके में मैंने आपको बताया जैसे कि कौन सी सबसे बड़ी नदी भारत की, विश्व की सबसे कौन सी नदी, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा बांध कौन सा है, इस तरह से जो होते हैं। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान के चलो महिला दिवस किस दिन होता है, और एयरफोर्स डे कौन सा होता है, आर्मी डे कौन सा होता है, हिंदी दिवस कौन सा होता है, ये होते हैं। इस तरह से आपको ये जो होती है स्टैटिक जीके आपको पढ़ के जानी है। तो इस तरह से मैंने आपको आपके साथ आई थिंक सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है, मतलब आपको सॉरी शेयर कर लिया आपके साथ 15 दिन में कैसे आप यूपी कांस्टेबल का पेपर निकाल सकते हैं। मैंने आपको फिर से बताया, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि आप 15 दिन में आप सोचें कि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आज के बाद आप सीधे 15 दिन तक पढ़ाई करने के बाद आप सीधे एग्जाम में बैठे, आप एग्जाम सीधे रिजल्ट दे दें, इस तरह से आप नहीं निकाल सकते। अगर आप पढ़ाई के टच में हैं, आप 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको किस तरह से 15 दिन में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो आप उस तरह से पढ़ाई निकाल सकते हैं, मतलब एग्जाम निकाल सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो जो मैंने आपको बताया है। आप 3 महीने तक इसी स्ट्रेटजी पे काम करें, लगातार काम करते रहें, और अगर आपका रिजल्ट ना आए तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। आपको 100% रिजल्ट आएगा, बट आपको क्या है, कंसिस्टेंट रहना है। आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये नहीं कि आपने 15 दिन पढ़ाई की फिर 10 दिन तक आपने कॉपी उठा के नहीं देखी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कंसिस्टेंट रहें, आप लगातार पढ़ाई के टच में बने रहें। जो आप काम एक दिन कर रहे हैं वो काम आपको रोज करना है, लगातार तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन आप पढ़ाई को बंद कर देना और आप 100% पास होंगे। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस एक पर्टिकुलर चैनल का नाम लूं, मैं किस टीचर का नाम लूं, किस बुक का नाम लूं, मैं नहीं लूंगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि प्रॉपर में कोई एक बुक्स, आप कौन कौन सी आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया मैंने क्या क्या पढ़ा था, और ये 4-5 बुक ही आपको पढ़नी है, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा नहीं। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे कौन कौन सी बुक्स चाहिए या कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। आगे आने वाले एग्जाम जैसे लेखपाल का एग्जाम आएगा, वीडियो का एग्जाम आएगा, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, इस तरह से कोई भी एग्जाम आएगा उसके ऊपर मैं सेपरेट बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा आपके, प्रैक्टिकली, मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही, नहीं, आपके साथ प्रैक्टिकली होगा। आप उसको फॉलो करेंगे तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड चीज होगी, रिजल्ट इससे निकल के आएगा। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाए, वहां जाके मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको वहां पर आपको डाउट्स होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी धमाकेदार आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से।